हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है एज्यूम्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट। हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताएं और विशेषताएं। आज हम इसमें दो बातें पढ़ेंगे। हस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख मान्यताएं क्या है। ये मान्यताएं ही हस्तक्षेपवादी राज्य के लक्षणों का निर्धारण करती है, अर्थात उसकी प्रमुख विशेषताएं बनाती है। तो जब हम इसकी मान्यताएं समझ लेंगे और इसके प्रमुख विशेषताओं को जान लेंगे तो ये जो कंसेप्ट है हस्तक्षेपवादी राज्य का वो और आपके माइंड में ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब तक हम इसका हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ समझ चुके या इस अवधारणा का जो डेवलपमेंट हुआ वो समझ चुके। तो हस्तक्षेपवादी राज्य का जो मान्यताएं हैं वो प्रमुख रूप से जो आपके सामने है वो इस स्लाइड में ये है। ये है एज्यूम्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट, हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब है जिनको हस्तक्षेपवादी राज्य मान्यता देता है, अर्थात जो इनके प्रमुख विचार हैं। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं को जान लेने से हम ये इसकी जो प्रमुख जिसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं वो और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं उनको ढंग से समझ पाएंगे। जब तक हम हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं को और इनकी विशेषताओं को नहीं जान पाएंगे तब तक हम वो आगे उसका डिटेल से नहीं समझ पाएंगे। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार है। व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च होते हैं तथा सरकार का प्राथमिक कार्य है कि वे ऐसे वातावरण को बनाएं, वे उसे बनाए रखें जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पहली मान्यता, व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च होते हैं। हर व्यक्ति के जो अपने खुद के इंडिविजुअल राइट्स है वो इंपॉर्टेंट है। हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यता है कि व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च होते हैं और उन्होंने तो सरकार का या राज्य का प्राथमिक कार्य ये बताया कि वह ऐसे वातावरण को बनाए और उसे बनाए रखे जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वातावरण बनाने का काम सरकार का है और व्यक्तिगत अधिकारों को उन्हें मान्यता देनी है, अर्थात व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट मान्यता के रूप में हम समझ सकते हैं जो हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक मानते हैं, किसी व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा उसके लाभ प्राप्त करने की विवेकपूर्ण आकांक्षा व उसकी अभावग्रस्तता द्वारा सुनिश्चित होती है। उसकी कार्य करने की जो इच्छा होगी उसके लाभ प्राप्त करने की विवेकपूर्ण आकांक्षा और उसकी अभावग्रस्तता द्वारा सुनिश्चित होगी। ये इसकी दूसरी मान्यता है। थर्ड मान्यता, प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों व लक्ष्यों को सरकार से बेहतर तरीके से जानता है। हर व्यक्ति अपने उसके जो हित हैं, उसके जो इंटरेस्ट है या उसके जो लक्ष्य हैं उनको सरकार की बजाय खुद बेटर तरीके से जानता है। व्यक्तियों को बाजार में मुक्त रखा जाए ताकि वे बाजार की मांग, कीमतों व प्रतिस्पर्धा को जानकर उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध करवा सके। मतलब व्यक्तियों को मार्केट में फ्री रखा जाए तो बाजार की जो डिमांड है, जो प्राइसेस है या जो कंपटीशन है उसको जानकर वो उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध करवा सके, मार्केट बेस्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार ये मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थक है। अगली जो हम विशेषताओं के रूप में पढ़ेंगे वो ये है कि जो अपने क्या कहते हैं व्यक्ति है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अलग कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अलग कार्य करने का मतलब है कि सामाजिक संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अलग कार्य करे, तभी सामाजिक संगठन में संतुलन रहेगा। इसी का अगला जो पॉइंट है मान्यताओं का वो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में ही हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं हो सकता। अर्थात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सब तरीके से जो फ्री एनवायरनमेंट हो उसी में हो सकता है, और जब आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, राज्य रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। अगली मान्यता, राज्य को प्रमुख रूप से सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए। मुख्य दायित्व है राज्य का सिक्योरिटी प्रदान करना अपने नागरिकों का, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करना उसका दायित्व नहीं है।
तो अस्थिर राज्य की जो मान्यता है वो है कि प्रमुख रूप से उसको सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए। समाज में अगली जो है, समाज में मनुष्य का भौतिक और आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता द्वारा ही संभव हो सकता है। मनुष्य का भौतिक और आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी तभी संभव होगा। ये उसकी जो है प्रमुख मान्यताएं हैं। और जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि राज्य और उसकी सरकार को केवल नियामकीय कार्य ही करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। अतः अस्थिर राज्य की मान्यता है कि व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्रियाओं को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, सरकार को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य को नहीं करना चाहिए। ये अस्थिर राज्य की प्रमुख मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को जान लेने के बाद ये मान्यताएं जो है वो अस्थिर राज्य के प्रमुख जो विशेषताएं हैं या प्रमुख सिद्धांत भी कह सकते हैं या अस्थिर राज्य के प्रमुख लक्षण कह सकते हैं। जो बातें किसी अगर राज्य में या समाज में है तो हम ये मान सकते हैं उन विशेषताओं के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर, उन सिद्धांतों के आधार पर कि वह राज्य अस्थिर राज्य है। इस संदर्भ में अस्थिर राज्य की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण या सिद्धांत के रूप में पहला है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। हम बार बार आपको बोल चुके हैं कि यह अस्थिर राज्य का एक प्रमुख लक्षण है, विशेषता है कि इस विचारधारा के अनुसार ये लोग राज्य सत्ता और शक्ति का प्रतीक है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य क्या है? सत्ता का और शक्ति का प्रतीक है। राज्य अयोग्य एवं अत्याचार करने वाली संस्था है। अस्थिर राज्य के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य सत्ता और शक्ति का प्रतीक है, राज्य अयोग्य एवं अत्याचार करने वाली संस्था है, राज्य बुराई है और हिंसा का प्रतीक है। राज्य बुरा है, अपने आप में बुरा है राज्य, फिर भी आवश्यक है राज्य, क्योंकि कतिपय कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता, अतः राज्य ही करेगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता, राज्य प्रदान करेगा। शांति और व्यवस्था बनाए रखना, न्याय की स्थापना इत्यादि जो कार्य हैं, इन इत्यादि कार्यों के लिए राज्य आवश्यक है, वरना राज्य एक बुराई है या बुरा है। ये अस्थिर राज्य के सिद्धांत, अस्थिर राज्य का एक प्रमुख सिद्धांत है या उसकी एक प्रमुख विशेषता है। अगला इसका पॉइंट है, वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। फ्रीमैन की जो मैंने आपको बताया था, जो इसने परिभाषा दी है, तो अस्थिरवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई और उसका कार्यक्षेत्र जितना सीमित रहे, जितना कम रहे, उतना ही अच्छा है। अगली इसकी जो विशेषता मान सकते हैं, आपको शुरू में भी बताया था, व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है। जस्ट अपोजिट लोक कल्याणकारी राज्य का अपोजिट ये सिद्धांत है। इसमें अस्थिर राज्य में व्यक्ति को साध्य माना जाता है, राज्य को तो केवल उन व्यक्ति के कल्याण, मतलब व्यक्ति के हितों की रक्षा का एक साधन मात्र है राज्य का अस्तित्व में व्यक्ति की सेवा करना है, अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र है तथा व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति संभव है, अर्थात व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है। अगली इसका सिद्धांत है विशेषता, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक है। यह राज्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता का समर्थक है। इसकी मान्यता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इसकी अगली मतलब एक मान्यता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगली जो विशेषता हम इसकी बोल सकते हैं कि राज्य अयोग्य संस्था है। अस्थिरवादी राज्य के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य एक अयोग्य संस्था है। ये मतलब कहते हैं कि राज्य ने अनेक मूर्खतापूर्ण कानून बनाए हैं या इसका इतिहास है वो असफलता का इतिहास है, तो अस्थिरवादी राज्य के समर्थक राज्य को अयोग्य संस्था मानते हैं। उसी प्रकार अस्थिरवादी राज्य के समर्थक ये मानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र, अगली जो इसकी विशेषता कहेंगे या सिद्धांत कहेंगे, आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता इसकी मेन विशेषता है। इस अस्थिरवादी राज्य के समर्थक आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती है। इकोनॉमिक सेक्टर में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुक्त अर्थव्यवस्था। इनका विचार है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि राज्य का उद्योग और व्यवसाय पर नियंत्रण न हो। वाणिज्यिक गतिविधियों पर, औद्योगिक गतिविधियों पर, व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अस्थिरवाद मुक्त व्यापार में विश्वास करता है। इस प्रकार राज्य आर्थिक क्षेत्र में यह पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक है। इसी प्रकार आगे इसकी विशेषताओं में हम नेक्स्ट में देखेंगे।
जो इसका लास्ट है जो हम मानेंगे विशेषताओं के रूप में 3-4 सिद्धांत या और है। व्यक्तिवाद का समर्थक। हस्तक्षेपवादी राज्य प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक के कुछ विशेष गुण व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अतः इस राज्य की समस्त अवधारणाएं इस व्यक्तिवाद के इर्द गिर्द घूमती है। हमने आपको पहले बताया था कि हस्तक्षेपवादी राज्य का जो दूसरा नाम हम इसको व्यक्तिवादी राज्य भी कह सकते हैं, राम भरोसे राज्य भी कह सकते हैं, तो ये व्यक्तिवाद का समर्थक है इंडिविजुअलिज्म का। अगली विशेषता या सिद्धांत के रूप में हम इसका ले सकते हैं कि यह नकारात्मक राज्य का समर्थक है। हस्तक्षेपवादी राज्य एक नकारात्मक प्रकृति का राज्य है जो नागरिकों के विकास में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता है। ये केवल नियामकीय कार्यों पर जोर देता है, कल्याणकारी कार्यों पर नहीं। इस प्रकार ये नकारात्मक राज्य का एक समर्थक है। अगले पॉइंट जो हम बना सकते हैं इसकी विशेषता के रूप में या सिद्धांत के रूप में, सार्वजनिक कल्याण का अभाव। हस्तक्षेपवादी राज्य सरकार या राज्य की किसी भी लोक कल्याणकारी भूमिका को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ये इसका सार्वजनिक कल्याण का अभाव। हमने आपको कई बार बात समझाया है, बताया है कि हस्तक्षेपवादी राज्य के जो समर्थक है वो इसमें सार्वजनिक कल्याण का या लोक कल्याण का अभाव पाया जाता है। ये राज्य सरकार की किसी भी लोक कल्याणकारी भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। अगली बात जो हम इसके लास्ट एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, जीवन संघर्ष के सिद्धांत का समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर ऑफ डार्विन का जो सिद्धांत है फिटेस्ट का, योग्यतम की जीविता का सिद्धांत, जो कहते हैं कि निर्बल को जीने का अधिकार नहीं है, योग्य हम जो बलवान है उन्हीं को जीने का अधिकार है, वो इसका समर्थक है। ये हस्तक्षेपवादी राज्य ये मानते हैं कि राज्य को निर्धन, हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक मानते हैं कि राज्य को निर्धन, निरक्षर, अयोग्य और असमर्थ प्राणियों की मदद नहीं करनी चाहिए, और जो योग्य और समर्थ है, बुद्धिमान है, उन्हें राज्य की सहायता की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार इस राज्य के जो समर्थक है वो जीवन संघर्ष के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताएं और इसकी प्रमुख विशेषताओं को या सिद्धांतों को जान लिया है। अब आगे की जो क्लासेस होगी अब हम उसमें पढ़ेंगे कि हस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। उससे ये वो कंसेप्ट और ढंग से क्लियर होगा और इससे आप ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करें। ओके बाय, आज की क्लास के लिए।